रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों तक क्राइम की घटनाएं लगातार पहुंचाई जाती हैं और कई बार इन घटनाओं को सुनाने में कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिल जाती है कि जिसके बाद में दिल कांप जाता है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, उसमें एक पिता और घर का बड़ा बेटा वो हैवान बन जाता है और अपने ही घर में एक मासूम बच्ची के साथ में ये बाप और जो बड़ा वाला बेटा था ये दुष्कर्म करते रहते हैं। हालांकि इस कहानी को मैंने सुनाने का मोटिव तो नहीं था कि मैं आपको सुनाऊं, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि समाज में कौन किस भेड़िए की शक्ल में इंसान कब किसकी चौखट पर आ जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। इसलिए कम से कम इन कहानियों को सुनकर सतर्क रहें और ये सोचें कि समाज में किस किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। और आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये घटना आप लोगों को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। दरअसल ये घटना ऐसी घटना है कि जिसको जब मैंने पढ़ा, स्टडी की और मैंने देखा कि किस तरीके से कत्ल हुआ और कत्ल करने के बाद में किस तरीके से प्लानिंग की गई, तो पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है गोरखपुर ज़िला। और दोस्तों, इसी गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है गोंडा थाना, और इसी गोंडा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मल्हीपुर गांव। बात कर रहा हूं मैं 7 अप्रैल साल 2023 की। 7 अप्रैल साल 2023 को इसी मल्हीपुर गांव में सुबह सुबह का वक्त होता है। आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि गांव के अंदर सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जिनके घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है तो लोग शौचालय करने के लिए बाहर जाते हैं। कोई नहर की साइड चला जाता है, कोई तालाब की साइड चला जाता है, जहाँ पर उन्हें पानी की व्यवस्था हो सके और वो शौच करने के बाद में वो अच्छे से धुलाई वुलाई करके वापस से आ जाएं। क्योंकि घरों में तो पानी होता है, लेकिन जंगल में पानी सिर्फ नहर में मिलता है या फिर किसी तालाब में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह सुबह जिनकी आदत होती है कि वो अपने खेत पर जाते हैं, देखते हैं जो फसल उन्होंने बोई है कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कोई नुकसान कर दिया, ये सारी चीज़ें। लिहाजा 7 अप्रैल साल 2023 को इस गांव के अंदर सुबह हुई थी, ये नॉर्मल थी और चिड़ियाँ चहचहा रही थी। इस गांव से जो कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह अपने खेतों के लिए निकलते हैं, कुछ लोग शौचालय के लिए निकलते हैं, कुछ लोग जाते हैं नहर की साइड में और कुछ लोग जाते हैं तालाब की साइड में। अब जैसे ही जो लोग तालाब की साइड गए थे, वो जब उस तालाब की साइड पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में अचानक से वो सारे लोग चीखने लग जाते हैं, लोगों को आवाज़ें देने लगते हैं कि भैया यहाँ आओ, यहाँ क्या हो गया। अब जो आस पड़ोस के कुछ और खेतों पे लोग थे सुबह सुबह, वो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे इस तालाब के पास पहुँचते हैं। तालाब के पास जब ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में सबकी हवा टाइट हो जाती है। लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकले थे, कुछ लोग शौच करने के लिए निकले थे, लेकिन जो उस तालाब पर उन्होंने देखा, शायद उसको देखने के बाद में उनका जो शौच था, शायद वो सारी चीज़ें भूल चुके थे। क्योंकि उस तालाब के किनारे पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी थी और डेड बॉडी इस अवस्था में थी कि उसका मुंह दिखाई नहीं पड़ रहा था, औंधे मुंह डेड बॉडी थी। लेकिन वहाँ पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस डेड बॉडी को पलट सके और ये देख सके कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। धीरे धीरे ये जो खबर थी ये पूरे गाँव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। गाँव से कुछ लोग आते भी हैं और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो उस डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में उस डेड बॉडी को पलटते हैं। और दोस्तों, जब उस डेड बॉडी को पलटा जाता है तो उसे देखने के बाद में कई लोगों की सिट्टी बुट्टी गुल हो जाती है और लोग सोचते हैं कि कल तो ये व्यक्ति आया था, आज कैसे मर गया। लिहाजा वहाँ से तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस को जब इस तरीके की खबर मिलती है तो पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में लाश को अपनी कस्टडी में लेती है। वहाँ पर लोगों से पूछती है क्या तुम इस डेड बॉडी को पहचानते हो कि ये किसकी डेड बॉडी है। तो वहाँ पर जो कुछ सीनियर लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब हम जानते हैं, हमारे ही गांव में रहने वाला ये जो व्यक्ति है इसका नाम है रामानंद विश्वकर्मा। लेकिन जब पुलिस वाले ये पूछते हैं और ये बताते हैं कि गांव का ही व्यक्ति है, नाम रामानंद विश्वकर्मा है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि आज से पहले हमने इस गाँव में इस व्यक्ति को देखा नहीं। तो गाँव वाले कहते हैं कि साहब ये जो रामानंद है ये दुबई में रहकर काम करता था और वहीं पर पैसे वगैरह कमाया करता था। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि व्यक्ति दुबई में रहता था, पूछते हैं कब आया था, तो गांव वाले बताते हैं कि अभी 2 दिन पहले तो ये दुबई से आया है। लिहाजा अब ये जो खबर थी गांव के अंदर तो फैल चुकी थी, इसलिए अब इसके घर वालों तक भी ये खबर पहुंच जाती है रामानंद विश्वकर्मा के।
घर वाले जब ये बात सुनते हैं कि रामानंद जो अभी 2 दिन पहले ही दुबई से लौट के आया, उसकी अचानक से तालाब में डूब जाने की वजह से मौत हो गई है, घर वालों को ऊपर तो जैसे बिजली कौंध जाती है। उनका तो रो रो कर बुरा हाल होता है। वो यही सोच रहे होते हैं कि कैसे कर कर क्या हो गया। लिहाजा घर वाले भी रोते हुए बिलखते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि साहब ये हमारा ही बेटा है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन इन घर वालों से कम कुछ तो पूछताछ करनी चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो घर वालों से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कब आया था और क्या तुम्हें इस बारे में कोई इल्म है, कोई जानकारी है कि यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो उसके बाद में घर वाले कहते हैं कि साहब 2 दिन ही पहले ये दुबई से आया है और दुबई से आने के बाद में अपने दोस्तों और मित्रों से मिला। जब मित्रों से मिला, दोस्तों से मिला, तो उन्होंने कहा कुछ पार्टी होना चाहिए, तुम इतने समय के बाद में दुबई से लौटे हो, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा कर लेके आए हो, अच्छा पैसा है अब तुम्हारे पास में, इसलिए पार्टी तो बनती है। अब जो रामानंद विश्वकर्मा होता है ये उन दोस्तों को पार्टी देता है। ये लोग शराब वगैरह पीते हैं। घर वाले बताते हैं कि रात में काफ़ी समय हो गया था तो ये शराब के नशे में घर आया था और उसके बाद में ये कब अपने घर से उठा, कब तालाब के पास पहुंचा, कब डूब गया, साहब इस बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये शराब के नशे में था। लिहाजा अब जो पुलिस वाले होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है और सारे बयान घर वालों के लिखवाते हैं। पुलिस वाले भी यही सोचते हैं कि एक व्यक्ति है, इसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हो, उसके बाद में तालाब पे आया होगा, हो सकता है शौच वगैरह के लिए आया हो और वहीं पर इसका बैलेंस बिगड़ गया और ये तालाब में गिर गया और डूब जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। चूँकि शराब के नशे में था तो अपने आप को बचाव भी नहीं कर पाया और इसी वजह से इसकी मौत हुई है। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे वो भी यही समझ रहे थे कि एक व्यक्ति है और इस तरीके से उसने शराब पी और शराब पीने की वजह से तालाब के किनारे आया और वहाँ पर डिसबैलेंस हुआ और उसकी वजह से गिरा और मर गया। यानी पुलिस वालों का भी यही मानना था कि इस तरीके से ही इस व्यक्ति की मौत हो गई है। घर वाले भी यही बता रहे हैं और गांव वाले भी इन्हीं बातों पर यकीन कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है, शराब के नशे में आया, तालाब में डूब गया। लेकिन जब ये बात उस थाने के जो एसपी साहब होते हैं उन तक पहुंचती है तो वो सोचते हैं हो सकता है कि इस मामले में कुछ गहराई हो, कुछ राज हो, इसलिए वो फैसला करते हैं कि इस डेड बॉडी का एक बार पोस्टमार्टम कराना चाहिए। वैसे भी कोई जवान व्यक्ति है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है, कोई बीमारी से या फिर सडनली तो नहीं मरा, एक्सीडेंटली उसकी मौत हुई है तो पोस्टमार्टम तो कराना ही पड़ेगा। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं परिवार वालों से कहते हैं कि एक बार डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा लीजिए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन घर वाले जो थे वो कहते हैं कि साहब हमारा बेटा तो शराब के नशे में तालाब में आया और उसकी वजह से डूब कर मर गया, इसके सिवा कुछ है नहीं। क्योंकि घर वालों का भी मन नहीं था कि उनके बेटे के साथ में मरने के बाद में उसकी डेड बॉडी के साथ में कोई चीर फाड़ हो, उसके साथ में कुछ ऐसा हो जो घर वालों को भी तकलीफ़ पहुंचाए। लेकिन पुलिस वाले समझाते हैं, परिवार वालों को कहते हैं कि एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो जाने दीजिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने आए पोस्टमार्टम के बाद में। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं बड़ी ही दुखी मन से पुलिस वालों को पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दे देते हैं। अब पुलिस वाले जो थे डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद में सीधा इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जो पोस्टमार्टम था वो पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से होता है और होने के बाद में जो डेड बॉडी थी वो परिवार वालों को सौंप दी जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने में थोड़ा समय लगेगा, बिसरा में तो और भी ज़्यादा समय लगता है। लिहाजा डेड बॉडी को वहाँ पर रखना भी ठीक नहीं था, इसलिए परिवार वालों को सौंपा जाता है और परिवार वाले बड़े ही दुखी मन से ये जो डेड बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। परिवार वालों का दिल ही जान रहा था कि उनके ऊपर किस तरीके का गमों का पहाड़ टूटा है। इधर जो पुलिस वाले थे ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं कि एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में जो केस है इसको क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद दूसरे केस पर ध्यान देंगे, या फिर कुछ नहीं होगा तो अपना काम धाम देखेंगे, कुछ और भी काम रहते हैं पुलिस वालों के। और इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा मेंशन होता है जिससे पुलिस वाले एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था जो रामानंद विश्वकर्मा है, जिसको पुलिस वाले और गांव वाले और घर वाले यही समझ रहे थे कि तालाब में डूब जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन इसकी मौत का जो रीज़न पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि इसकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। अब दम पानी में डूबकर भी घुट सकता था, लेकिन उसमें साफ साफ था कि उसके जो गले की जो हड्डियां होती हैं वो पूरी तरीके से दबी हुई दिखाई पड़ रही थी, यानी गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं और पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये मामला नेचुरल डेथ का नहीं और मर्डर का है, इसलिए पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी उठाते हैं, दौड़े दौड़े भागे भागे उस गांव में पहुंचते हैं। परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की नेचुरल डेथ नहीं है,
न कोई एक्सीडेंटल डेथ है, बल्कि तुम्हारे बेटे की हत्या की गई है। अब जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं, घर वाले बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो हमारा बेटा दुबई से आया और रात को अंधेरे में लगभग 11 से 12 बजे के आसपास शराब के नशे में घर आया था, सोया था। सुबह को उसकी जो डेड बॉडी है तालाब में मिली, पानी में डूबी हुई। तो कौन उसकी भला हत्या कर सकता है। अब घर वाले अलग संकट में हैं और जो पुलिस वाले हैं वो अलग परेशान हैं कि इस मामले में आखिर क्या किया जाए। परिवार वाले सीधा सीधा यही बोल रहे हैं कि शराब के नशे में आया था। अब उसके बाद में क्या हुआ इस बारे में हमें नहीं पता। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं इन परिवार वालों से बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई ज़मीनी विवाद, ऐसी सारी चीज़ें पूछते हैं। तो घर वाले और बाकी के जो लोग होते हैं वहाँ पर वो पुलिस वालों से सिर्फ इतनी ही बात कहते हैं कि साहब पिछले 2 साल से ये जो बंदा था जिसका नाम रामानंद विश्वकर्मा, ये दुबई में रहकर नौकरी कर रहा था, इंडिया में तो था नहीं। अब जब भारत के अंदर ये था नहीं तो भला किसी से क्या उसका लड़ाई होगी, क्या झगड़ा होगा, क्या पैसों का लेन देन होगा। लिहाजा ये बात तो समझ से परे है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस वाले इस मामले में बड़ा परेशान होते हैं। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मामला है ये जो पत्नी है ये थोड़ा बहुत बता दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता और माँ को सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं लेकिन पत्नी को पति कुछ बातें बता देता है। लिहाजा जो रामानंद विश्वकर्मा जिसकी मौत हो चुकी थी तालाब में डूब जाने की वजह से, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया हत्या हुई है, उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं। अब दोस्तों ये जो पत्नी है इसकी रामानंद के साथ में 3 साल पहले शादी हुई थी और शादी के लगभग 6 से 6.5 महीने के बाद ही वो दुबई चला गया था। यानी 2.5 साल इसकी अपने पति के इंतज़ार में ही ज़िंदगी बीती और शायद अब इसकी ज़िंदगी विधवा बनकर बीतने वाली थी। इसलिए इसका तो रो रो कर बुरा हाल होता है। ये पुलिस के जो सवाल थे उसका किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दे पाती है। अच्छा, पुलिस भी ये बात बड़े अच्छे से समझ रही थी कि ये जो महिला है रामानंद विश्वकर्मा की पत्नी है, इसकी जो तकलीफ़ है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए पुलिस वाले भी उसके साथ कोऑपरेट करते हैं और ज़्यादा पूछताछ उसके साथ करते नहीं हैं। और जो थोड़ी बहुत सवाल थे रामानंद विश्वकर्मा की जो पत्नी होती है वो उसके जवाब देती है, यही बताती है जो परिवार वालों ने बताया। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि अब ये जो मामला है ये ऐसे नहीं खुलने वाला और इस मामले में दूसरा कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो एक बार फिर से उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को खोलते हैं और रिपोर्ट को खोलने के बाद में बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं क्या इसमें कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की उसके घर से ले जाकर हत्या की जाएगी तो हो सकता है कि जब हत्या की जाए तो व्यक्ति विरोध करे, चाहे भले ही कितना नशे में हो, चाहे भले ही कितना नींद में हो, और उसके अगर हत्या करने का प्रयास किया जाएगा तो व्यक्ति अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करेगा। इसी लिहाज से इसके जिस्म पर कहीं और चोटों के निशान भी आ सकते हैं, लेकिन पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी चोट का कोई भी जिक्र नहीं था। यानी पुलिस समझ चुकी थी कि ये जो हत्या है ये प्री प्लान हत्या थी। और उसके बाद में पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डेड बॉडी मिली थी। वहां पर बहुत बारीकी से चेक करते हैं कि अगर ये व्यक्ति यहां पर आया था और यहाँ पर जब इसकी डेड बॉडी इस पानी के अंदर थी तो यहाँ पर आस पड़ोस में ये गया होगा तो इसके पाँव के निशान होंगे। तो वहाँ पर जब देखते हैं तो किसी भी तरीके के कोई पाँव के निशान नहीं थे। यानी पानी में घुसने से पहले थोड़ा सा एरिया कीचड़ का होता है जिसकी मिट्टी नरम होती है। अगर कोई व्यक्ति पानी के नज़दीक पहुँचेगा यानी शौच के बाद में अगर वो जाएगा तो बैठता है, बैठने के बाद में वहाँ से पानी निकालता है तो इस हालत में जो पाँव होते हैं उस नमी वाली ज़मीन में दब जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ उस वाले सीन पर नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों का अब जो यकीन था ये पूरी तरीके से पुख्ता हो चुका था कि हत्या कहीं और की गई है और उसके बाद में उसके शव को लाकर इस तालाब के अंदर फेंका गया है। लेकिन दूसरी तरफ किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं है। ये पुलिस को और ज़्यादा उलझा रहा था, क्योंकि अगर विरोध नहीं है तो हत्या करने वाला जो भी व्यक्ति है वो इस जो व्यक्ति था रामानंद विश्वकर्मा इसका बहुत करीबी जानने वाला था और जिसकी वजह से वो इसके पास जा चुका, बहला फुसला सका और उसके बाद में उसने इस हत्या को अंजाम दिया। यानी ये चीज़ें तो क्लियर थी कि हत्या कहीं और हुई है और जो हत्या करने वाला था ये करीबी था। पुलिस वालों को ये भी शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ही घर का कोई व्यक्ति हो। लेकिन एक तरीके से किसी से भी शक के आधार पर पूछताछ करना कि भैया तुम्हारे ऊपर शक है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति उसकी मौत हुई है, उसकी हत्या की गई और हत्या तुमने की है इसलिए तुमसे पूछताछ की जा रही है, ऐसे तो पुलिस कर नहीं सकती थी। लिहाजा पुलिस वाले अब इस रामानंद विश्वकर्मा के घर पे पहुंचते हैं। उसके माता पिता से कहते हैं कि हमें एक बार जो रामानंद विश्वकर्मा है उसके कमरे की तलाशी लेनी है। हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने कोई पर्चा छोड़ा हो, कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दी हो
इस घर के अंदर, जिससे कम से कम राज खुल सके। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों को इजाज़त देते हैं कि उन्हें तो अपना लाल खोया था। वो कहते हैं कि साहब जो भी तुम्हें करना है वो कर लो, लेकिन कम से कम जो कातिल है उस कातिल को पकड़ लो। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे वो पुलिस वाले बहुत बारीकी से उस कमरे की छानबीन करते हैं। काफ़ी देर छानबीन करने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगती है जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि कत्ल क्यों हुआ, कत्ल का मोटिव क्या था, कत्ल करने वाला कौन था। ऐसी कोई भी चीज़ पुलिस वालों को नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ते हैं कि भैया कमरे की तलाशी लेने का सोचा था कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई सुराग मिल जाएगा जिससे कातिल का पता लग सकेगा। लेकिन यहाँ तो इस कमरे से हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कातिल के बारे में पता चल सके, कम से कम कत्ल का मोटिव भी पता चल सके। लिहाजा पुलिस वाले अब उस कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं कि भैया चलो किसी दूसरे एंगल से छानबीन करेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकल रहे होते हैं तो इनके साथ में एक कांस्टेबल होती हैं। उनकी नज़र एक डायरी पे पड़ती है और डायरी के ही बराबर में एक प्रेगनेंसी किट थी। अब डायरी तो आम सी बात है कि किसी घर में होती है, लेकिन प्रेगनेंसी किट ने यहाँ पर पुलिस वालों के जो दिमाग थी उसकी घंटियाँ बजा दी। क्योंकि एक महिला है, उसका पति पिछले 2.5 साल से दुबई के अंदर है, अभी 2 दिन पहले लौटा है। उसके घर में आखिर प्रेगनेंसी किट क्या कर रही है? 2 दिन में तो कोई महिला गर्भवती हो नहीं सकती, और 2.5 साल पहले वो गया था, यानी उस समय वो गया था। अगर वो गर्भवती होती तो इस दौरान इनके घर में किलकारी हो गई होती, कोई बच्चा आ गया होता। लेकिन इस बीच में प्रेगनेंसी किट, वो भी बाकायदा पन्नी के रैपर के साथ में। लिहाजा पुलिस वालों का जो शक था अब कहीं ना कहीं गहरा आता है। उसके बाद में पुलिस वाले बड़े ही बारीकी से उस रूम को एक बार फिर से चेक करते हैं तो पता चलता है कि पुलिस को इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली वो डायरी, दूसरी एक प्रेगनेंसी किट, और तीसरा एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन। जब उस डायरी को खोला जाता है तो उस डायरी के अंदर ये साफ साफ लिखा होता है कि जो मेरा पति है ये मुझे प्यार नहीं करता और मेरे रिश्ते उसके साथ में अच्छे नहीं हैं। थोड़ा और उस डायरी को पलटा जाता है तो उस डायरी के अंदर एक फ़ोटोग्राफ्स मिलता है। उस फोटोग्राफ्स के अंदर एक व्यक्ति होता है और ये जो व्यक्ति था रामानंद विश्वकर्मा, इसकी पत्नी होती है जिसका नाम शीतांजलि होता है। लिहाजा शीतांजलि उस व्यक्ति के साथ में इस तरीके से बैठी हुई है जैसे कोई अपने पति के साथ में बैठी है। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति इस फोटोग्राफ्स में है ये इसका पति रामानंद विश्वकर्मा तो है नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है। लिहाजा पुलिस जो थी अब समझ जाती है कि शीतांजलि कुछ ना कुछ तो ऐसा छुपा रही है जो उसे कम से कम पुलिस को बताना चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले अब शीतांजलि को बुलाते हैं और इससे पूछताछ करते हैं, डायरी के बारे में पूछते हैं, जो प्रेगनेंसी किट थी उसके बारे में पूछते हैं। अब जैसे ही प्रेगनेंसी किट का जिक्र आता है तो उस घर के अंदर जो रामानंद विश्वकर्मा के माता पिता होते हैं उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी बहू आखिर किसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए ये प्रेगनेंसी किट लेके आई थी। अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये मामला हो सकता है कि अवैध संबंधों का हो। लिहाजा पुलिस वाले अब इस शीतांजलि से पूछताछ करते हैं। जैसे ही शीतांजलि उस फोटो के बारे में सुनती है, और जो प्रेगनेंसी किट थी उसके बारे में सुनती है, मोबाइल के बारे में सुनती है, इसकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। अब ये पुलिस के ऊपर तरह तरीके की बातें करने लगती है। कभी उनके ऊपर चीखती है, कभी कहती है मेरे पति की हत्या हुई है, तुम लोग मुझसे किस तरीके की बातें कर रहे हो। यानी एक तरीके से ये इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है पुलिस वालों को, विक्टिम खेलती है। लेकिन पुलिस वाले बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जो शीतांजलि है ये पुलिस के साथ में खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस के साथ में खेलने का अंजाम क्या हो सकता है शायद शीतांजलि को नहीं पता था। लिहाजा पुलिस वाले अब इस शीतांजलि को उठाते हैं, सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं और वहां पर ले जाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है। और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो शीतांजलि जो थी कोई पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं, न ऐसा था कि पुलिस को थोड़ा बहुत ये घुमा सकती थी। पुलिस के सख्त रवैये के आगे ये टूट जाती है और टूटने के बाद में ये पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाती है और कहानी सुनाते हुए कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है। अब जैसे ही पुलिस वालों के सामने शीतांजलि इस तरीके की बात कहती है कि हाँ उसने ही अपने पति का कत्ल किया है, तो पुलिस वाले अब शीतांजलि से पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन कत्ल करने का मोटिव क्या था? आखिर तुम्हारा पति कल ही दुबई से लौट के आया और आज तुमने हत्या कर दी, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। तो कत्ल करने के पीछे का रीज़न क्या था? तो जो शीतांजलि है उसके बाद में जो कहानी सुनाती है, ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली भी होती है और परेशान करने की वाली भी होती है। दरअसल शीतांजलि बताती है कि रामानंद के साथ में उसकी शादी साल 2020 में हुई थी और शादी होने के बाद में 4 से 5 महीने या फिर यूँ कहें कि 6 महीने के आसपास जो रामानंद था मेरे साथ रहता है। अच्छे तरीके से हम लोग रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते, ज़िंदगी खुशहाल थी। लेकिन उसी समय रामानंद काम करने के बहाने से दुबई चला जाता है पैसे कमाने के लिए।
और चूंकि जो सीतांजलि थी वो इस घर में शादी करके आई थी, तो उसके लिए ये जो घर था, परिवार था, नया नया था। अब पति जो था वो दुबई जा चुका था, घर में बस सास ससुर थे और अकेली बस सीतांजलि, इसकी जो ननद थी उसकी शादी हो चुकी थी। अब दिन भर खाली समय में ये मोबाइल के पन्ने पलटती रहती थी, मोबाइल पे टाइम पास करती, कभी पति का कॉल आ जाता उससे बात करती, कभी मायके वालों से बात करती, सारी ही चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। उसके बाद में जो सीतांजलि होती है, इसकी ननद का फ़ोन इसके पास आता है। वो कहती है कि भाभी क्या कर रही हो? तो भाभी बेचारी अकेली घर में बोर हो रही थी, तो कह रही थी दीदी तुम आ जाओ, कुछ दिनों के लिए रह लो, टाइम पास हो जाएगा। तो बेचारी जो सीतांजलि की ननद थी, यानी रामानंद की जो बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने मायके आ जाती है और अपनी भाभी के साथ में बड़ी ही हंसी मजाक तरीके से, खुशहाल तरीके से रहने लग जाती है। उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं इस ननद को अपने मायके आए हुए, इसलिए इसके ससुराल से अब लिवाने के लिए इस ननद का देवर आ जाता है, जिस देवर का नाम होता है ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जो कि खजनी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जब वो अपनी भाभी को लेने आता है, यानी सीतांजलि की ननद को, तो उसके बाद में ब्रजमोहन वहाँ पर बैठता है और बैठने के बाद में कहता है कि भाभी तैयार हो लो, उसके बाद हमें आज ही निकलना है। जो सीतांजलि की ननद होती है ये तैयार होने के लिए चली जाती है, बैग पैक करने के लिए चली जाती है। उसी समय जो सीतांजलि होती है कि कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी चाय वगैरह लेके आती हूँ। सीतांजलि ब्रजमोहन यानी अपनी ननद के देवर के लिए पानी चाय वगैरह लेने चली जाती है और जैसे ही लौट कर आती है तो देखती क्या है, जो सीतांजलि की ननद है वो अभी तक अपना बैग लेकर नहीं आई थी। इसलिए सीतांजलि अब इस ब्रजमोहन से हंसी मजाक करने लगती है। हंसी मजाक में इनके बीच दोस्ती हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद में ब्रजमोहन अपनी भाभी को लेकर, यानी सीतांजलि की ननद को लेकर उसके ससुराल चला जाता है, यानी अपने घर चला जाता है। अब जो ब्रजमोहन था ये भी पेशे से इंजीनियर था, अच्छा पढ़ा लिखा था, खूबसूरत था। अब इसकी जो नज़दीकियाँ थी सीतांजलि के साथ में बन जाती हैं। अब आए दिन इन दोनों के बीच में बातें होती रहती हैं। बातें भी ये जो ब्रजमोहन था इस तरीके से करता है कि जो सीतांजलि थी उसकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाती है। अब आए दिन इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। अब ऐसे संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं और उसके बाद में समय आ जाता है 5 अप्रैल साल 2023 का। और ये 5 अप्रैल साल 2023 का ये वो दिन था कि रामानंद जिस दिन दुबई से अपने घर आने वाला था। अब जैसे ही सीतांजलि को ये पता चलता है कि उसके पति दुबई से घर आने वाले हैं, वो तुरंत अपने प्रेमी ब्रजमोहन को कॉल करती है, कहती है कि रामानंद घर आने वाला है और अगर वो आ गया घर और मैं उसके साथ एक रात भी सो गई तो मैं एक तरीके से अपवित्र हो जाऊंगी और तुम्हारे लायक नहीं रहूंगी। अब जैसे ही ब्रजमोहन ये बात सुनता है तो कहता है क्या किया जाए। तो सीतांजलि और ब्रजमोहन प्लानिंग करते हैं कि रामानंद दुबई से आ तो रहा है, लेकिन उसके बाद में उसका जो चैप्टर है हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाना चाहिए। अब उसके बाद में महीनों तक ये लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद में पूरी तरीके से ये प्लानिंग कर लेते हैं। तो जो सीतांजलि होती है कहती है कि तुम इस काम को अकेले कैसे कर पाओगे, इसलिए किसी को अपने साथ लगा लो। तो जो ब्रजमोहन होता है कई लोगों से बातचीत करता है, लेकिन कोई जब उसे मिलता नहीं है तो वो अपने बचपन के दोस्त अभिषेक चौहान के पास जाता है, सारी बात बताता है। जो अभिषेक चौहान होता है वो तैयार हो जाता है और उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर, क्योंकि 5 अप्रैल साल 2023 को जो रामानंद था वो इसी लखनऊ एयरपोर्ट से अपने घर जाने वाला था। लिहाजा जब रामानंद लखनऊ एयरपोर्ट पे आता है, वहाँ से ट्रेन पे बैठता है, अपने घर के लिए निकलता है, तो ये लोग भी उसके पीछे पीछे ट्रेन पे ही निकलते हैं। सोचते हैं कि ट्रेन के अंदर ही इस रामानंद को फिनिश कर देंगे, इसका चैप्टर क्लोज कर देंगे, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिलता है। उसी बीच में सीतांजलि का फ़ोन ब्रजमोहन के पास में आता है। वो कहती है कि देखो तुम्हें कुछ भी करना हो, किसी भी तरीके से कत्ल करना हो तुम कत्ल करो, और कत्ल भी आज ही होना है, क्योंकि अगर मेरा पति रामानंद मेरे साथ में एक दिन भी सो गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी और मैं उसके साथ सोना नहीं चाहती। अब प्रेमिका का आदेश था सीतांजलि का, इसलिए ब्रजमोहन भी पूरी तरीके से अंधा हो चुका था उसके प्यार में। इधर जो रामानंद था जब अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद में सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। दोस्त वगैरह शराब की पार्टी वगैरह करते हैं। उसके बाद में रात के समय ये लौट कर आता है। जब तक ये लौट के आता है तो जो सीतांजलि थी अपने सास ससुर को खाना खिलाकर उन्हें सुला चुकी थी और खाने में उसने नींद की गोलियां मिलाई थी, ताकि घर के अंदर कितनी ही चीख पुकार हो जाए, ये जो माता पिता हैं ये उठे ना। उसके बाद में जो रामानंद होता है ये भी शराब के नशे में था, ये भी सो जाता है जल्दी। उसी समय जो सीतांजलि होती है अपने प्रेमी ब्रजमोहन और उसके दोस्त अभिषेक चौहान को घर के अंदर बुलाती है और तीनों ही लोग मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में अब ये लोग सोचते हैं कि डेड बॉडी का क्या किया जाए, क्योंकि इस डेड बॉडी की किसी भी तरीके से हमने हत्या इस तरीके से नहीं की है कि किसी भी तरीके की कोई शिनाख्त हो सके कि हत्या हुई है।
लिहाजा ये जो मामला है या तो एक्सीडेंटल मौत का दिखाया जाए या फिर नॉर्मल मौत का दिखाया जाए, इसके लिए डेड बॉडी को छत पर लेकर पहुंचते हैं। छत पर लेकर पहुंचते हैं, जो शीतांजलि थी अपना दुपट्टा और अपनी साड़ी लेकर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को इस तरीके से ये उस साड़ी में बांधते हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी खरोच डेड बॉडी के ऊपर ना आए। उसके बाद में घर के पीछे से उस डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं, बाकी ये दोनों लोग भी नीचे उतरते हैं। उसके बाद में इस डेड बॉडी को लेकर उसी तालाब पर पहुंच जाते हैं और उस डेड बॉडी को औंधों मुँह उस तालाब के अंदर गिरा देते हैं ताकि देखने वाले लोगों को ये लगे कि ये नॉर्मल डेथ है, आया होगा शराब के नशे में गिर गया होगा और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। लिहाजा जब पुलिस वालों के सामने इस पूरे केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं। पहली बात तो किसी भी महिला को अवैध संबंध बनाने नहीं चाहिए। अगर इन लोगों ने बनाए भी थे तो जो रामानंद था कौन से सब दिन यहाँ पे रहने वाला था, ये वापस से दुबई चला जाता। ये लोग आपस में जो कर रहे थे हैवानियत वो कर सकते थे, लेकिन कम से कम किसी की जान तो नहीं जाती। कोई इस दुनिया से तो रुखसती न लेता, लेकिन इन लोगों ने अपनी बहशीपन के लिए, अपनी दरिंदगी के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए एक व्यक्ति को, एक माँ बाप की चिराग को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दिया। बहरहाल दोस्तों, आजकल प्यार मोहब्बत में, अवैध संबंधों में ना जाने किस किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स हैं उसमें जोधराम सरन हैं, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोधराम सारण, बेउतू ज़िला बाड़मेर, राजस्थान से। तो जोधराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर बहुत अच्छी लगी। सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं गुड। तो भैया रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मेल्क पाजर करके आईडी है, लिखते हैं यू आर बेस्ट ट्रू क्राइम स्टोरी टेलर। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। तो भैया नमस्कार। आगे लिखते हैं नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर, राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं ऐसे व्यक्तियों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में अशफाक अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं भाई? आपने टाइम कम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हमने जब आज टाइम कम देखा तो कहानी सुनी। अल्लाह हाफिज़। तो अशफाक अहमद जी, ऐसा नहीं होता है कि टाइम मैंने कम कर दिया या बढ़ा दिया। जो कहानी छोटी होती है वो छोटी होती है, जो लंबी होती है वो लंबी होती है। उसके बाद में सुरेश सिमाली करके आईडी है, लिखते हैं सर मुझे भी आपकी कहानी सुनाने का जो तरीका है काफ़ी अच्छा लगता है। आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब से आपकी कहानी सुनी है तब से रोज़ सुनता हूँ। तो सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एंटरटेनमेंट करके आईडी है, लिखते हैं घोर कलयुग आ गया है भैया जी। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में मुकेश शर्मा है, लिखते हैं अब उन बच्चों का क्या होगा, उनका सहारा कौन है। बहुत अच्छी बात कही आपने मुकेश जी, आपका शुक्रिया। खान करके आईडी है, लिखते हैं संडे की स्टोरी 3 बार चेक करी पर नहीं आई। खालिद भाई कुंदर की, मुरादाबाद, यूपी 21 से कहानी सुनते। तो खालिद भाई जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि संडे वाले दिन की कहानी नहीं आई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम में पड़ गया था, लेकिन अगले संडे को डेफिनेटली कहानी आएगी। इकरा इमरान है, लिखते हैं क्या कहानी है, क्या कहा जा सकता है, समझ में कुछ नहीं आता, बस बहुत शर्मनाक कहानी है आज की। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मित्रों, ये थी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।